जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से रिवीजन किया होगा। और जैसा कि मैं बताते जा रहा हूं आप लोगों को कि जो भी सेशन हो रहा है और जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सेशन हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, उसको अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा डे टू डे, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारा कुछ पीछे आप भूलते चले जाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी सेशन आप कंप्लीट करें, जैसे आज अगर ये सेशन हो रहा है, ये सेशन कंप्लीट होते ही कुछ घंटों का ब्रेक लेके या कुछ मिनट का ब्रेक लेके आप जो मैं सेशन पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। और जहां समझ में नहीं आए वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें वो मौका मिल पाए, ताकि हम लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे, कुछ टॉपिक कवर करेंगे। ये भी बेसिक इलेक्ट्रिकल का ही सारा टॉपिक होने वाला है, ताकि जो भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बेसिक्स इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं, मैं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग जो है वो अटेम्प्ट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप लोग के पास जो आए वो सारा कुछ आप लोग पढ़ा हुआ रहे, ताकि जो भी क्वेश्चन आप टिक करें आप लोग को हर एक क्वेश्चन जो है वो इजी लगे और हर एक क्वेश्चन जो आप लोग करेक्ट करके आए। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी सेशन है, जितने भी वीडियोस है, जितने भी बैचेस आने वाले हैं, जितने भी नॉलेजेबल जो भी क्लासेस होने वाले हैं, वो सारा कुछ आपको अप्लाइड स्टडी में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक तो करना एकदम भूलिएगा ही मत। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उनमें से एक जो टॉपिक रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या होता है हीटिंग इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक करंट से होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि जब किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, कोई भी कंडक्टर ले लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं, चाहे कोई भी तरह का कंडक्टर ले लेते हैं, हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो जब उसमें हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हर एक कंडक्टर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और उसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो रैंडमली इधर उधर जो है मूव करते रहते हैं। तो जब उसमें हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एक जो है डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हम लोग सप्लाई दिए। ठीक है, ये कंडक्टर, इस तरह का कंडक्टर हम लोग मान लेते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो रैंडमली कहीं ना इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम लोग यहाँ से सप्लाई देना चालू किए तो ये क्या होगा, इसमें सप्लाई दिए तो इस ये जो कंडक्टर है यहाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो जैसे ही हम लोग सप्लाई देना चालू किए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली जो मूव कर रहा था वो एक डायरेक्शन में इधर की ओर मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की ओर आता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव की ओर जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की ओर जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की ओर आएगा। तो ये मूव करने लगता है और इसके मूव करने से होता क्या है कि ये आपस में टकराते हैं। और जब उस दौरान जब करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं और करंट फ्लो करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होता है और उसी फ्रिक्शन के कारण से क्या होते हैं, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ पे मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्री रैंडमली मूव कर रहे थे वहाँ पे आपको हीट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही एक डायरेक्शन में अगर सारा कुछ मूव करने लगा तो वहाँ पे आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे जो है वो आपका फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने के वजह से वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे आपस में फ्रिक्शंस के वजह से। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोग फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर पे तो वहाँ फ्रिक्शन के वजह से वहाँ पे वो हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी कंडक्टर में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, किसी भी कंडक्टर में हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कंडक्टर में क्या होता है कि उस जो फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से हीट जो है वहाँ पे कम प्रोड्यूस होता है। अगर हम वहीं पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा,
वहां पे रेजिस्टेंस क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी डायरेक्शन में, वहां पे उसको रोकने की कोशिश करता है। और जब रोकने की कोशिश कर रहा है और इधर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं, पोटेंशियल जो हम लोग लगा रहे हैं इसको करंट को फ्लो करवाने में, ये इधर से धक्का दे रहा है और रेजिस्टेंस उसको इधर से रोक रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये जो है रेजिस्टेंस इधर की ओर जो है धक्का लगा रहा है, इसको रोक रहा है। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि क्या होगा कि यहाँ से जो है करंट फ्लो करेगा। तो एक दूसरे को जो है यहाँ पे धक्का लगाने का काम होता है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा करंट को रोकेगा, और जितना ज़्यादा करंट को रोकेगा, जितना वहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है यही कहता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कहीं पे कोई भी कंडक्टर अगर हम ले लेते हैं, वहाँ पे हम लोग अगर आई करंट फ्लो करवा रहे हैं और उस कंडक्टर का आर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और वहाँ पे जो है हम लोग 30 सेकंड के लिए हम लोग वहाँ पे 30 सेकंड के लिए हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हीट, जो एनर्जी जो वहाँ पर वेस्ट होगा, जो एनर्जी वहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, वहाँ पे दे रहे हैं I² RT एनर्जी वहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, करंट हम लोग प्रोवाइड कर दिए, कितने टाइम के लिए दे दिए वो यहाँ पर लिख दिए। और जो वहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो है वेस्टेज चालू हो जाता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा और उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो उसी हिसाब से एक फॉर्मूला निकल के आया है यहाँ पे हीट का। यहाँ पे हीट का फॉर्मूला जो निकल के आया है H = I² RT निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट। ठीक है, ये याद रखिएगा। करंट तो हम लोग का क्या है कि हम लोग जो भी डिवाइस लगाते हैं वो पैरेलली लगाते हैं, तो जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक जो है वो अपना करंट ले लेता है कि हमको अगर 5 एम्पियर चाहिए तो हम लोग 5 एम्पियर हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और टाइम तो है हम लोग कितने टाइम के लिए दे रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ गए? यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर H = लिखे हम लोग यहाँ पे I² RT लिखें बाय, यहाँ पे क्या किए 4.186 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जब यहाँ पर हम लोग I² RT को 4.186 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो कैलोरी में वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो हम लोग को अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 4.186 से, तो हम लोग का कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है वो पता चल जाएगा। अगर केवल I² RT करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग का हीट प्रोड्यूस जो है वो पता चल जाएगा, लेकिन कैलोरीज में नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखिए कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, रेजिस्टेंस में, जैसा भी प्रोड्यूस हो रहा है, उस हीट का हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं लाइफ में वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग कोई भी डिवाइस हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो इस हीट का प्रोड्यूस हम लोग, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो इफेक्ट हो रहा है उसका हम लोग यूटिलाइज क्या करते हैं कि किसी भी डिवाइस को बनाने में इसका यूज करते हैं। वहां पे अगर कोई एक डिवाइस हम लोग बना लिए तो उस डिवाइस का हम लोग यूज किसी अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक हीटर आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, सोल्डिंग आयरन हो गया। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट प्रोवाइड करने के बाद वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट का हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर यूज हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज हुआ, और उस इलेक्ट्रिक करंट के वजह से वहां पे रेजिस्टेंस रहने की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस हुआ, और वो उस हीट का हम लोग यूज करते हैं किसी खाना बनाने में, किसी चीज को गर्म करने में। दूसरा इलेक्ट्रिक केटल देखिए, इलेक्ट्रिक केटल में एक जितना रिक्वायर्ड हम लोग हीट चाहिए उस हिसाब से हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उसी रेजिस्टेंस के वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है, और वहां पे हीट प्रोड्यूस का हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग टोस्टर में ये करते हैं ताकि हम लोग ब्रेड को हीट कर सकें। नेक्स्ट आप देखिए इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल क्या करता है कि इलेक्ट्रिक केटल कॉफी बनाने या फिर आपका चाय वगैरह बनाने में, पानी गर्म करने में वगैरह यूज हम लोग करते हैं। तो वहां भी एक रिक्वायर्ड हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए, और उस रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है, वहां पे एनर्जी जो है वहां पे उतना यूज हो रहा है, और उसके वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और वहां से वहां पे उस हीट का हम लोग यूज क्या कर रहे हैं,
हम लोग कॉफ़ी बनाने में या फिर आपका चाय वगैरह बनाने में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन में भी उसी तरह है कि रिक्वायर्ड वहाँ पर उस तरह का रेजिस्टेंस है ताकि वहाँ पर उतना करंट को जो है वो ले सके और वहाँ पे उतना एनर्जी वेस्ट हो सके और उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगा। और हीट प्रोड्यूस होगा उसी सोल्डरिंग आयरन में हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को सोल्डरिंग करने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह या फिर जो भी अप्लायंसेस वगैरह बनाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन का यूज़ करते हैं सोल्डरिंग करने में। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जितना भी अप्लायंसेस हम लोग जो यूज़ करते हैं डे टू डे में, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट के कारण से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सारा अप्लायंसेस जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो क्या है? वो ये है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करवाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में, तो वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस के वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। अगर हाई रेजिस्टेंस है और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस में आपका आता है हीटिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे यही बोलता है कि जो प्रिंसिपल यूज होता है वहाँ प्रिंसिपल ये यूज हो रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेजिस्टेंस में पास करवाते हैं तो वहाँ पे एक रिक्वायर्ड हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, इतना समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी हीटिंग एलिमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपका हीटर में होता है, फिर आपका सोल्डरिंग आयरन में होता है, या फिर आपका कैटल में होता है, इलेक्ट्रिक कैटल में, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट जो बने रहते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है मिला के कुछ एलिमेंट बनाया जाता है। और वो एलिमेंट ऐसा होता है कि वहाँ पर जो है वो हाई रेजिस्टेंस होता है और वहाँ पे हीट जनरेट करने के बाद जो है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करने के बाद वो टूटता भी बहुत लेट से है। मतलब बहुत महीनों तक अगर हम लोग यूज़ किए तभी जाके वो ब्रेक होता है, जबकि वहाँ पे उसमें कुछ छेड़खानी नहीं किया जाए, लेकिन वो कंटिन्यू जो है वो चलता रहता है, बहुत काफ़ी दिनों तक चलता है, सालों साल तक चलता है। तो वो कॉमनली यूज जो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन सा एलिमेंट होते हैं? वो अलॉय होता है निकल और क्रोमियम का। तो निकल और क्रोमियम का मिक्सचर के वजह से वहां पर एक एलिमेंट बन के आता है, वो आपका होता है नाइक्रोम। और इस नाइक्रोम का यूज हम लोग हीटर का एलिमेंट में करते हैं, कैटल में करते हैं, या फिर और भी हीटिंग एलिमेंट जो डिवाइस होते हैं उसमें हम लोग इस नाइक्रोम का यूज करते हैं। और ये नाइक्रोम बनता कैसे है? निकल और क्रोमियम के मिक्सचर से। और वो जो रेजिस्टेंस रहता है, ये दोनों का अलॉय जो बनता है, यानी नाइक्रोम जो बनता है, वो कॉपर का जो एक टुकड़ा लेते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस रहता है। अगर मान लेते हैं कोई एक कॉपर ले लेते हैं, कॉपर का टुकड़ा है, इसका जो अगर 1 ओम अगर इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर अगर हम लोग नाइक्रोम का अगर कोई एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो इससे 50 गुना, यानी कितना? 50 ओम रहने वाला है, इस तरह से। तो इसलिए ये एलिमेंट बनाया गया है, उसी हिसाब से बनाया गया है ताकि इसमें हाई रेजिस्टेंस हो और इसमें हीट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग अप्लायंसेस जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हीटर, कैटल वगैरह जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और जब उस डिवाइस में हम लोग को कुछ यूज़ करने के टाइम जब प्रॉब्लम आता है, तो वो किस तरह से प्रॉब्लम आता है उसका कुछ हम लोग पॉइंट जो है वो देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ से क्या निकल के आया है। पहला पॉइंट देखिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट में दिया हुआ है, किलोवाट आवर में, ठीक है, और किलोवाट अगर आवर में दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं जूल में, तो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अगर 1 किलोवाट का अगर कोई एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो जूल में कितना यूज कर रहे हैं वो यहाँ देखिए। पिछले क्लासेस में मैंने सारा कुछ बताया था दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो जाके देखे, ताकि ये जो है आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ 36 × 10⁵ जूल कैसे आया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 1 किलोवाट अगर आवर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका 1000 वाट होगा। अगर 1 किलोवाट आवर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे है आपका 1000 वाट इंटू हावर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड आ जाएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 वाट इंटू यहाँ हो जाएगा 3600 सेकंड। तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे और फिर इसको इंटू वगैरह करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पर कितना है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10⁵ जूल। तो ये क्या हम लोग किए हैं कि 1 किलोवाट पावर का जो एनर्जी है, उस एनर्जी को, किलोवाट आवर एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, किसमें? जूल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, कितना जूल एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूज कर रहा है वो डिवाइस, वो हम लोग को यहाँ पे पता चल गया। अगर 2000 वाट यूज कर रहे हैं या फिर 2 किलोवाट आवर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं पर घंटा,
ठीक है। तो हम लोग को इसी तरह से कैलकुलेशन करके हम लोग को निकालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है जो हीटिंग एनर्जी जो होता है वो अगर आपका कैलोरीज में दिया हुआ है उसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1 कैलोरीज का वैल्यू क्या होता है, 1 कैलोरीज का वैल्यू होता है, मैंने बताया था 4.186 जूल होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी डिवाइस अगर दिया हुआ है 1 कैलोरी, तो वहां पर कितना जूल अगर यूज हो रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, अगर 1 कैलोरीज कहीं पर कोई डिवाइस अगर यूज कर रहा है यानी वहां पर 4.186 जूल वहां पे यूज हो रहा है। 1 कैलोरीज बराबर 4.186 जूल, ठीक है। अगर 1 किलो कैलोरीज दिया हुआ है तो वहां पे क्या करेंगे, 1 किलो कैलोरीज के जगह पे यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। और 1 किलो कैलोरीज के जगह पे हम लोग लिख देंगे 4186 जूल। ये हो गया, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि किलोवाट आवर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया, जूल में कन्वर्ट किया। दूसरा में देखा कि जो कैलोरीज है, कैलोरीज को हम लोग किस में कन्वर्ट किए जूल में। अब हम लोग तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है यानी किलोवाट आवर में अगर दिया हुआ है उसको हम लोग कैलोरीज में कैसे चेंज करेंगे। अभी हम लोग जूल में देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि कैलोरीज में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए, कोई अगर डिवाइस अगर 1 किलोवाट आवर का अगर कोई एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है यानी 1000 वाट अगर यूज कर रहा है वहां पे, तो वहां पर कितना जूल निकल के आया था। अभी ऊपर में पहला पॉइंट में मैंने बताया था 36 × 10⁵ जूल, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग अगर 36 × 10⁵ को अगर 4.186 से डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था 36 × 10⁵ बाई 4.186 जूल। और जब इस 36 × 10⁵ को अगर हम लोग 4.186 से डिवाइड किए तो निकल के आया आपका 860 × 10⁻³ कैलोरीज निकल के आया, ठीक है। ये कैलोरीज निकल के आया। अब इसको हम लोग किलो कैलोरीज में करना है, तो अगर 1 किलोवाट को अगर किलो कैलोरीज में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे होगा 1 किलोवाट आवर जो है वो 860 किलो कैलोरीज के बराबर होता है। अगर केवल कैलोरीज में देखेंगे 1 किलोवाट आवर का, तो 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू हो जाएगा वो 860 × 10⁻³ कैलोरीज हो जाएगा। लेकिन अगर किलो कैलोरीज में देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, ये 860 किलो कैलोरीज हो जाएगा, ये जो है हट जाएगा इस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट अक्सर याद नहीं रहते हैं। ये चीज जो है वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको देखा जाएगा, आपको देख सकते हैं कि हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है वो फ्यूज के बारे में देखेंगे। फ्यूज के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूज का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और ये इसका काम कहाँ है, कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं डिवाइस के साथ, ठीक है। वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। और फ्यूज हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूज इस्तेमाल करने का जो प्रथा जो चलते आ रहा है, फ्यूज इस्तेमाल करने का एक ही पर्पस है, ताकि हम लोग का जो भी डिवाइस जो लगा हुआ है घरों में या फिर आपका फैक्ट्रीज वगैरह वगैरह में, वहां पे फ्यूज लगाने का एक ही पर्पस है कि ताकि जो डिवाइस जो लगे हुए हैं, हम लोग का जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, वो जलने से, वो डैमेज होने से बच सके। तो फ्यूज का एक ही पर्पस है। अच्छा, फ्यूज जो होता है, फ्यूज एक क्या होता है कि एक शॉर्ट पीस होता है, मेटल का एक शॉर्ट पीस होता है, आप देखे होंगे, छोटा सा पीस होता है। और वो छोटा सा पीस क्यों है, वो सर्किट में हम लोग लगाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जब वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन अगर है, तब वहाँ पे वो जो फ्यूज़ है वो इजीली वहाँ पे काम करेगा और करंट फ्लो करने देगा, ताकि जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बाद वो आराम से काम कर सके। लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक्सेसिव करंट यानी ज़्यादा करंट, मान लेते हैं कोई भी एक डिवाइस का, मान लीजिए कोई एक फ्यूज़ का जो एलिमेंट है उसका जो क्षमता है वो 5 एम्पियर पास करने का क्षमता है, ठीक है। जैसे ही वो 5 एम्पियर पार करेगा, वो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने के वजह से वो क्या होता है, जल जाता है। और वो क्या होगा, बीच में से जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा वहाँ क्या होगा, इसके बाद का जो अप्लायंसेस वगैरह लगा होगा, वो एक्सेसिव करंट जो उसमें नहीं जाए, वो डिवाइस आपका डैमेज नहीं हो, वो ये फ्यूज़ बचाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो फ्यूज़ जो रहता है वो जनरली जो बना हुआ रहता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है और हाई कंडक्टिविटी का होता है। वहाँ क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो इसका होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत लो होता है, जो फ्यूज़ का एलिमेंट का होता है, फ्यूज़ एलिमेंट जो हम लोग लगाते हैं फ्यूज़ के बीच में, तो वो फ्यूज़ में जो एलिमेंट लगता है वो हाई कंडक्टिविटी का होता है, रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा
वो काफी लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर मान लेते हैं, ठीक है, और इस फ्यूज वायर का इतना क्षमता है कि ये जो है 10 एम्पियर तक करंट ये जो है झेल लेता है। तो जैसे ही इसमें 10 एम्पियर के बाद जैसे यहाँ पर 10.5 या फिर 11 एम्पियर जैसे ही इसमें आएगा, ये फटाक से क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो इसी डिवाइस को मेल्ट करने में हो सकता है कि 12 एम्पियर तक इसको करंट लगे, या हो सकता है कि 15 एम्पियर तक करंट लगे। तो इतना करंट जब इसमें पास होने लगेगा तो इसके बाद जो डिवाइस लगा हुआ रहेगा, जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, वो तो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उसका वाइंडिंग या जो भी उसका सर्किट वगैरह वो तो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट का एलिमेंट हम लोग वहाँ यूज करते हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो आपका लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से वो तुरंत अपने एक पर्टिकुलर एम्पियर के बाद वो तुरंत मेल्ट कर जाए, और उस जो एलिमेंट हम लोग लगाए हैं उसका हाई कंडक्टिविटी होने के वजह से वहां पे जो है वो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप ना हो, वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखने। अब ये फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं वो फ्यूज हम लोग घर पे लगाते हैं, चाहे किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह में लगाते हैं। तो जो ये फ्यूज लगता है वो सर्किट के जो है वो सीरीज में लगता है। यहाँ पे सर्किट देखिए, यहाँ पे सीरीज में लगता है, और ये जो सीरीज में जो सर्किट, किसी भी सर्किट के जो सीरीज में आप लोग फ्यूज लगाते हैं, उसका काम क्या है कि उसके बाद का, मान लिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा है, ठीक है, ये फ्यूज यहाँ पे लगा दिए, इसके बाद यहाँ पे कुछ अप्लायंसेस वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पे, इसके बाद जो करंट जा रहा है यहाँ पर क्या करता है, ये यहाँ पर अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये डिवाइस चलेगा ही नहीं। तो ये क्या करता है कि जब इसमें एक्सेसिव करंट जो इसमें पार होगा वो यहाँ पर जो है ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो ये एक काम ये भी करता है कि ये पूरे सर्किट का ये जो है करंट यहाँ पर मेंटेन करता है। एक पतला सा वायर जो है यहाँ पे इसको झेलता है उस करंट को, तो टोटल सर्किट का करंट जो है इससे पार होता है, और दूसरा जो है ये डिवाइस को जो है प्रोटेक्ट करता है। देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है कि जब वो फ्यूज हम लोग लगाते हैं किसी भी सर्किट के सीरीज में, तो वहां पर अगर नॉर्मल कंडीशन है, वहां पे एक्सेसिव करंट नहीं जा रहा है, तो वहां पर भी उस एलिमेंट में कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता होगा। लेकिन वो टेम्परेचर जो होता है वो टेम्परेचर आपका फ्यूज को नहीं जलाता है, वो आपका मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है वो टेम्परेचर, जिसके वजह से क्या होता है, वो सर्किट में करंट इजीली फ्लो करते रहता है, और वो उसमें जो है पूरे सर्किट का करंट जो है वहां पे फ्लो होने देता है बिना ओवरहीट हुए, बिना वो ब्रेक हुए। ठीक है, तो जब वो टेम्परेचर वो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे रहेगा तब वो सर्किट ब्रेक नहीं करेगा, फ्यूज जलेगा नहीं, वो इजीली अप्लायंसेस को चलने देगा, वहां पर जो है पूरे सर्किट का करंट पास होने देगा। लेकिन जैसे ही वो मेल्टिंग पॉइंट के नजदीक मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा, वहां पे जो है सर्किट जो है वो ब्रेक कर देगा, फ्यूज जल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहां देखिए कि जब वहां पे, अगर ये तो नॉर्मल कंडीशन का हम लोग यहाँ पे बात किए, अब हम लोग बात करते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन नहीं हो, यानी यहाँ पर अगर बात करें कि अगर हम लोग वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर वहां पर ओवर करंट जो है वहां पर अगर पास कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, वहां पे जो नॉर्मल वैल्यू, जो फ्यूज का जो नॉर्मल वैल्यू था, एक मेल्टिंग पॉइंट था, वहां पे उस मेल्टिंग पॉइंट से बियॉन्ड चल जाता है। यानी उसका जो एक मेल्टिंग पॉइंट का एक दिया हुआ था कि इस इतने टेम्परेचर के बाद ये जो है फ्यूज ब्लो कर जाएगा, तो वहां पे क्या होता है कि उस टेम्परेचर को क्रॉस कर देता है, जिसके वजह से वहां पर जो है क्या होता है, वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है। एक मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग ले लिए एक फ्यूज, इसका मान लेते हैं अगर ये जो है 50 डिग्री सेल्सियस में ये जो है आपका ब्लो कर जाएगा, जल जाएगा। तो जैसे ही वहां पर हम लोग एक्सेसिव करंट या कहीं भी इधर अगर आपका जो भी अप्लायंसेस वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है वो अगर यहाँ पर एक्सेसिव करंट लेने लगे, या यहाँ पर इधर आपका कुछ शॉर्ट सर्किट हो, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे है एक्सेसिव करंट पास करने लगेगा। जब वो एक्सेसिव करंट पास करेगा तो वहां पर टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एलिमेंट जो है वो आपका बीच का एलिमेंट जो है वो
फ्यूज आपका टूट जाएगा और सर्किट को जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो डिवाइस अगर जलने वाला था वो डिवाइस जो है ये फ्यूज उसको बचा देगा। ठीक है, तो इस फ्यूज का काम ये भी है कि कोई भी डिवाइस अगर अप्लायंसेज या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लगे हों या फिर आपका जो भी इसके फ्यूज के बाद जो भी अप्लायंसेज या यूज कर रहे हैं या मशीन यूज कर रहे हैं, वो कि फ्यूज क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, किसी भी डैमेज से बचाता है, यानी एक्सेसिव करंट उसमें पार हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है या फिर वो मशीन अगर कहीं रुक गया हो बीच में तो वो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है, तो वो उसको जलाने से, वो डैमेज होने से ये फ्यूज़ जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो फ्यूज़ के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझा। चलिए और कुछ भी देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पावर रेटिंग ऑफ रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर का पावर रेटिंग जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर का काम क्या है कि जो भी हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी भी डिवाइस में, उस डिवाइस में करंट फ्लो को रोकना, और जो भी पावर वो रजिस्टर जो वहाँ पे पावर जितना पावर डेसिपेट कर रहा है, डेसिपेट करना यानी अपने में जो है वो कंज्यूम कर लेना या फिर उसको फैला देना, डेसिपेट कर देना। ठीक है, तो वो उतना जितना पावर को वो डेसिपेट कर रहा है वो उसका पावर रेटिंग हो जा रहा है। लेकिन कहाँ तक, जहाँ तक बिना हीट हुए, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, बिना एक्सेसिव वहाँ पे टेम्परेचर किए हुए वो वहाँ तक काम कर रहा है। तो जहाँ तक वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है बिना आपका एक्सेसिव हीट के, वहाँ उसका उतना पावर रेटिंग हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ये रजिस्टर है, इसमें जो है आपका 10 वाट तक हम लोग चलाएं, उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा पावर रेटिंग और बढ़ाएं, यहाँ पर और बढ़ाएं और यहाँ पर 11 वाट तक देखें। ठीक, उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग बढ़ाएं इसमें 11 वाट से और अगर बढ़ाने लगे, ये क्या हो गया कि एक्सेसिव हीट होके यहाँ पर ये रेजिस्टेंस उड़ गया, बीच में टूट गया। तो ये इसका वाटेज कहाँ तक रहा आपका, इसका वाट हुआ 11 वाट तक, यानी ये रेजिस्टेंस जो है वो 11 वाट तक झेल सकता है। तो जहाँ तक ये रेजिस्टेंस, जहाँ तक जितना पावर ये कंज्यूम कर सकता है, डेसिपेट कर सकता है बिना हीट हुए, बिना टूटे हुए, वो उसका पावर रेटिंग हो गया। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 12 वाट तक अगर झेल लेता तो समझते कि ये 12 वाट तक ये इसका 12 वाट का रेटिंग है। अगर 15 वाट तक झेल लेता तो समझते इस रेजिस्टेंस का वाटेज जो है वो 15 वाट तक झेलने का। लेकिन जैसे ही 15 वाट से ज़्यादा या 12 वाट से ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी हुआ और ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया या ब्लो हो गया, तो वहाँ पर समझेंगे कि ये 12 वाट तक ही झेल सकता है। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस का पावर रेटिंग हम लोग कैसे देखते हैं? तो रेजिस्टेंस का पावर रेटिंग जैसे हीट में हम लोगों ने बात किया था, हीट में क्या होता है, I2RT होता है, वैसे यहाँ पर भी होगा। रेजिस्टेंस का पावर रेटिंग हम लोग इसमें देखते हैं I2RT में, या फिर कहीं कहीं पे हम लोग यूज़ करते हैं आपका V²/R। अगर वैल्यू वहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस हम लोग के पास मौजूद है तो वहाँ पर V²/R लगाएंगे। या तो फिर अगर कहीं पे हम लोग का करंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, हम लोग को टाइम भी पता है, तो ये हम लोग लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग का पावर रेटिंग रजिस्टर का जो है हम लोग को पता हो जाए। समझ गए? यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि कोई अगर रजिस्टर, अगर आपका पावर रेटिंग दिया हुआ है उसमें 2 वाट का, कोई एक रजिस्टर है आपका 2 वाट का, इसका मतलब कि वहाँ पर I²RT अगर करेंगे या फिर V²/R अगर वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पर जो है आपका 2 वाट ही आएगा, 2 वाट से ज़्यादा नहीं आएगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग का करंट अगर दिया हुआ है, करंट को अगर हम लोग रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन किए और टाइम से मल्टीप्लिकेशन किए तो वहाँ पर निकल के आना चाहिए हम लोग का 2 वाट है। दुकान वाले ने बता दिया कि भैया ये 2 वाट का रजिस्टर आप लेके जाइए, लेकिन जब हम लोगों ने वहाँ पे करंट प्रोवाइड किया, रजिस्टर प्रोवाइड किया और वहाँ पे जो रजिस्टर का वैल्यू है वो हम लोगों ने पुट किया और टाइम वहाँ पे डाला, तो जब इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो वहाँ पता चला हम लोगों को क्या है कि इस मल्टीप्लिकेशन के वजह से हम लोग को 2 वाट निकल के आ रहा है। तो वहाँ पे समझेंगे ये रजिस्टर वाकई में है आपका 2 वाट है। यहाँ पर या फिर हम लोग का वोल्टेज दिया हुआ है और ये रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे भी निकल के आएगा आपका 2 वाट, यानी समझेंगे वो वाकई में जो रजिस्टर है, रजिस्टर का वैल्यू जो है वो 2 वाट है, दुकान वाले ने सही चीज़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लेते हैं कि दुकान वालों ने हमें बताया कि ये जो है जो रजिस्टर आपको दिया जा रहा है ये जो है आपका 2 वाट का रजिस्टर है। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, उस डिवाइस को, उस वो रजिस्टर को हम लोगों ने लगाया। तो जब हम लोगों ने उस सर्किट में कैलकुलेट किया, I²RT किया, तो वहाँ पे निकल के आया ये जो है 4 वाट निकल के आया।
या फिर हम लोगों ने वहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ था और रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ था, वो हम लोगों ने वहाँ पे कैलकुलेट किया, तो वहाँ पर जो है हम लोगों का 4 वाट निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर इस रजिस्टर में होगा क्या कि मान लीजिए यहाँ पर एक रजिस्टर दिया हुआ है, इसका जो क्षमता है वो 2 वाट तक ही झेलने का क्षमता है। तो 2 वाट तक ये ठीक काम करेगा बिना हीट हुए, ठीक पावर जो 2 वाट पावर का जो डिसिपेशन हो रहा था वो डिसिपेट करेगा। लेकिन बाकी का जो 2 वाट का जो पावर है उससे उसके वजह से क्या होगा, जैसे ही इसमें 2 वाट एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये जो है वो हीट जनरेट करना चालू करेगा। ठीक है, और हीट के वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर जो है वो टूट जाएगा, जल जाएगा या फिर ब्रस्ट कर जाएगा, जिसके वजह से जो है वो सर्किट जो है आपका यहाँ पर 4 वाट पास नहीं करेगा, केवल जो है ये 2 वाट ही पास करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर किसी भी डिवाइस में अगर हम लोग को 4 वाट अगर पावर हम लोगों को चाहिए तो वहाँ पर हम लोग 4 वाट का रजिस्टर ही लगाएंगे या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाट का लगाएंगे, ताकि जो है कुछ भी पावर अगर कुछ भी हो ऊंच नीच तो ये टूटे नहीं, फटे नहीं, बीच में ब्रेक ना। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग इससे कम लगाएंगे और चाहेंगे कि हम लोग 2 वाट की जगह पे 4 वाट पावर हो, तो 2 वाट तक ठीक काम करेगा, लेकिन बाकी का 2 वाट के वजह से वहां पर क्या होगा, हीट जनरेट होगा और कुछ सेकंड के बाद जो है वो रजिस्टर जो है वो बर्न कर जाएगा, फट जाएगा, जल जाएगा वहां पे। ठीक है, इतना समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि वहां जितना बड़ा अगर हम लोग रजिस्टर लेंगे वहां पर पावर जो होगा उतना ही ज्यादा वो पावर डेसिपेट कर पाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि लार्जर फिजिकल साइज में अगर आपका रजिस्टर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर पावर भी जो है ये ज्यादा आपका वो पावर डेसिपेट करेगा। जनरली हम लोग कह सकते हैं कि जो साइज होता है, फिजिकल साइज होता है रजिस्टर का, वो उतना ही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, उतना ही पावर डेसिपेट करेगा जितना बड़ा उसका साइज होगा। रजिस्टर का साइज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका पावर रेटिंग का। ठीक है, पावर रेटिंग का, तो जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा पावर रेटिंग। अगर आप दुकान में अगर मांगने जाएंगे, मान लेते हैं कि अगर आप मांगने चले गए कि हम मेरे को 10 वाट का 10 वाट का मेरे को रजिस्टर दीजिए, तो उसका साइज जो है वो बड़ा होगा 2 वाट रजिस्टर से। 2 वाट का रजिस्टर जो है वो छोटा होगा और 10 वाट का रजिस्टर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। यानी जितना ज़्यादा आपका साइज आपका बड़ा होगा उतना ही पावर रेटिंग जो है वो उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका, जरूरी था आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए, वो सारा कुछ मैंने इसमें बताया है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किसी भी डिवाइस या जो भी एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं या फिर जो भी अप्लायंसेस वो यूज करते हैं उसका इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी होता क्या है। ठीक है, इफिशियंसी मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिवाइस या किसी भी अप्लायंसेस का क्षमता कितना है। ठीक है, जितना इनपुट हम लोग दे रहे हैं, मान लीजिए कि उसको हम लोग अगर 220 वोल्ट का हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, तो वाकई में जो आउटपुट मिल रहा है वो हम लोग को 220 मिल रहा है या फिर 220 से कम मिल रहा है या फिर 220 से ज़्यादा मिल रहा है। तो उससे पता चलता है कि इफिशियंसी क्या है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी, ये इफिशियंसी का साइन हो गया, यूजफुल आउटपुट बाय इनपुट। मान लेते हैं कि अगर आउटपुट अगर आपका निकल के आया है, जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए 220 का हम लोग सप्लाई हम लोग दिए, 220 वोल्ट, हम लोग अभी वोल्टेज का बात कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि इनपुट जो है वो 220 वोल्ट दिए और आउटपुट में जो हम लोगों को मिल रहा है वो हम लोगों को मिल रहा है 200। ठीक है, ये 200 क्या है, ये 200 आउटपुट हम लोग को मिल रहा है जो वाकई में हम लोग यूज़ किए, जो हम लोगों का काम आया। तो यूजफुल आउटपुट बाय जो इनपुट हम लोग दिए वो, इसके कैलकुलेशन के जो निकल के आएगा वो आपका इस डिवाइस का जो है, जो भी डिवाइस आप लिए हैं उसका जो है इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम लोग का जो है 10 जो भी मान लीजिए 10 एम्पियर अगर हम लोग करंट दिए, तो आउटपुट में हम लोग जो यूज़ कर पा रहे हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं आपका 5, केवल यूज़ हो रहा है 5 का, बाकी का जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे कि बाकी कहाँ गया। ठीक है, तो ये जो 5 एम्पियर 10 हम लोग सप्लाई दिए और 5 जो है आपका आउटपुट में हम लोग यूज़ कर पाएँ, केवल 5 ही एम्पियर। तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो निकल के आएगा 1/2, यानी निकल के आएगा 50%। तो इस डिवाइस का जो है आपका जो इफिशियंसी निकल के आया वो 50% निकल के आया। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो अभी मैंने बात किया है कि 10 एम्पियर का हम लोग यहाँ पर इनपुट दिए और यूजफुल आउटपुट यानी हम लोग 5 एम्पियर का ही हम लोग का काम हो पाया, तो बाकी का 5 एम्पियर गया कहाँ। तो यहाँ पे देखिए कि इनपुट अगर हम लोग यहाँ पे दिए 10 एम्पियर हम लोग इनपुट दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे ये जैसे ही यहाँ एंट्री किया
तो यहाँ इसके अंदर जो है वो 5 एम्पियर का जो है वो लॉसेस हुआ हीट के तौर पे देख लीजिए, या फिर आपका जो 5 एम्पियर जो है इस डिवाइस के अंदर जो है वो कॉइल्स रहता है, उस कॉइल का कुछ रजिस्टर रहता है, तो वो 5 एम्पियर जो है किसी ना किसी तरीका से जो है वो आपका बर्बाद हो गया। तो ये 5 एम्पियर जो है यहाँ पे चला गया। आउटपुट हम लोग को यहाँ पे कितना मिला? आउटपुट हम लोग को मिला यहाँ पे 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर वाकई में हम लोग यहाँ पे मिल रहा है, ताकि इसके वजह से हम लोग इस मोटर का हम लोग कहीं पे यूज़ कर सके, या आपका पानी को कुआं से खींचने में, या फिर आपका मशीन को चलाने में। तो यहाँ पर जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हम लोग का इसी 5 एम्पियर का ही केवल हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। 10 एम्पियर भले हम लोग दे रहे हैं, लेकिन 5 ही एम्पियर का हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, और 5 एम्पियर तो हम लोग का बर्बाद हो रहा है। तो जो इफिशियंसी हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे आपका जो यूज़फुल एम्पियर है, या जो यूज़फुल आपका आउटपुट है वो लेंगे, और जितना इनपुट हम लोग दिए, जितना भी इनपुट दिए 10, 5, 10, 15, 20 जितना भी, वो हम लोग इनपुट में डालेंगे, तो हम लोगों को निकल के आ जाएगा इफिशियंसी। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात किया क्या कि जो भी डिवाइस है, ये मान लीजिए डिवाइस था आपका, ठीक है, और इस डिवाइस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम लोग 10 एम्पियर का करंट दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिला? 5 एम्पियर मिला। तो 5 एम्पियर कहाँ गया? 5 एम्पियर यहाँ पे चला गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या किए, अगर यहाँ का अगर हम लोग को बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, तो होता क्या है कि जो भी एनर्जी होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार कोई भी एनर्जी को हम लोग बर्बाद नहीं कर सकते, कोई भी एनर्जी को हम लोग कहीं भी जो है वो उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो क्या होता है कि एक एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो दूसरे एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए, जब हम लोगों ने 10 एम्पियर का करंट प्रोवाइड किया, तो यहाँ पर ये जो 5 एम्पियर यहाँ चला गया और एक 5 एम्पियर यहाँ चला गया। ठीक है। तो ये 5 एम्पियर क्या हो गया, हम लोगों ने बोला कि ये जो है बर्बाद हो गया। ये बर्बाद नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। किसमें हो गया? भले हम लोग का यूज नहीं में आ रहा है, यूज हम लोग इसका कर ही नहीं रहे, लेकिन ये क्या हो गया, ये 5 एम्पियर जो है आपका हीट में प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक फॉर्म में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग दिए, ये हो गया एक फॉर्म, और ये जो है दूसरे फॉर्म में निकल के आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट के फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो गया। उसके बाद बात करें यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किए 10 एम्पियर का, तो उसके बाद हम लोग का जो ये 5 एम्पियर जो यहाँ पे हम लोग को मिल के आया, ये किस में मिल के आया, ये निकल के आया हम लोग का मैकेनिकल फॉर्म में। यानी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग इनपुट में दिए, ठीक है, और हम लोग को आउटपुट में क्या मिला, मैकेनिकल एनर्जी मिला। ठीक है, तो एक एनर्जी को हम लोग क्या कर दिए, दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो कोई भी एनर्जी रहे उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको हम लोग जो है नष्ट नहीं कर सकते। वो क्या हो सकता है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का यही मतलब था। ठीक है, कोई भी एनर्जी, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहीं मान लीजिए पहाड़ से अगर पानी गिर रहा है, ठीक है, तो इस पानी का हम लोग यूज़ क्या किया, यहाँ पर टरबाइन लगा दिए, और इस टरबाइन के घूमने के वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को क्या हम लोग यूज़ किए, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज़ कर दिए आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है ना। और तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और जो भी समझ में नहीं आए वो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आया, ताकि जो है वो नेक्स्ट आपके क्लास में मैं वो उस चीज़ को किसी और तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए आप ये जो है वीडियोज़ जो है आप लोग देखते रहिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोग भी जो ज़रूरतमंद है उस तक ये वीडियो पहुंच सके, और वो लोग भी जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने जब ये क्लास ख़त्म हो जाए वो आप लोग आराम से खुद से जो है वो रिवीजन कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताने की। ठीक है, और वैसे भी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे ही क्लास ख़त्म होगा इसका क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट हो सकता है कि सैटरडे संडे या फिर कभी भी जब भी टाइम मिले मुझे, मैं इसका क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जो है वो इस वीडियो को देखते रहें बार बार। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रिविज़न तो ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है, जो भी बैचेस आएंगे, वो सारा कुछ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और इसी तरह आप जो है वो प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और इसी तरह नया टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।